साथियों, यह सत्र जिसके अंतर्गत में यूथ कनेक्टिविटी, इनरिचमेंट थ्रू सोशल पार्टिसिपेशन, इस महत्वपूर्ण जो आज के इस समय का, आज की इस कड़ी का, आज के इस वर्तमान परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर में बहुत सौभाग्य है हमारा कि इस अधिवेशन के अंतर्गत में डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा जैसा व्यक्तित्व हमको मिला है जो इस गंभीर विषय के ऊपर में आज हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, युवा वर्ग का सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता द्वारा कैसे विकास हो सकता है, इसके बारे में डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी बात कहने के लिए, वे एक नागपुर शहर के निवासी हैं। नागपुर शहर के निवासी हैं। आप दत्ता मेघे ड्रीम यूनिवर्सिटी के चीफ एडवाइजर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आप चांसलर हैं, मेडिकल काउंसिलर ऑफ इंडिया के आप एडवाइजर हैं। इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं के अंतर्गत में आपको एक वरदहस्त है। हम सभी जो लोग भी उनको जानते हैं, पहचानते हैं, कभी उनको सुना है, ऐसा लगता है कि शायद माँ सरस्वती साक्षात रूप से उनके कंठों के अंतर्गत में विराजित है। ऐसे प्रखर वक्ता आज हमको एक प्रमुख वक्ता के रूप में इस सत्र के अंतर्गत में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मैंने जितना कुछ भी आदरणीय वेद प्रकाश जी के बारे में जाना है और समझा है, अभी तक सुना है उनके बारे में, उनके लिए उनके परिचय के अंतर्गत मात्र मैं यह कह सकता हूं कि साथियों, अगर देखना चाहते हो तुम इनकी उड़ान को, आदरणीय वेद प्रकाश जी के बारे में कहने का यह मन करता है कि साथियों, अगर देखना चाहते हो तुम इनकी उड़ान को, तो साथियों थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को, साथियों थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। मंचासीन परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंचस्थ और सदन में उपस्थित गरिमा में भाइयों और बहनों, भारतीय जैन संगठन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य और सद्भाग्य आपने दिया। मैं अत्यंत प्रामाणिकता से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आपका कि जिस सारगर्भित चिंतन को लेकर आप एकत्रित हैं, जिस बुनियादी सोच को आप अंतर्मुख होकर अंतर्भाव के साथ स्वीकार करना चाहते हैं, जिस पर एक व्यापक चिंतन का स्वरूप आपने निर्मित किया, मैं अध्यक्ष जी उसका अभिनंदन नहीं, उसका अभिवादन करने के लिए आपके सामने नतमस्तक होना चाहता हूं। समाज मान्यताओं से निर्मित होता है, समाज आकस्मिकता से निर्मित नहीं होता, हादसों से निर्मित नहीं होता। निर्मितियों के उन स्वरों को मुखरित करने का चिंतन जब सामाजिक प्रतिबद्धता अपने जहन के अंतर्गत स्वीकार करने के लिए लालायित होती है, तब मित्रों समाज करवट लेने की बात किया करता है। जिस मौलिक विषय को लेकर आपने मुझे आदेश दिया कि मैं आपके सामने अपना विचार रखूं, अध्यक्ष जी, यह विचार मेरा नहीं है, यह मौलिकता मेरी नहीं है, यह सोच इस देश की संस्कृति के अंतर्गत अंतर्निहित है। मैं यह निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं। आप यह न माने कि वेद प्रकाश मिश्रा किसी नए आविष्कार को लेकर के आपके सामने आविष्कृत चिंतन को प्रतिपादित कर रहे हैं। मेरी और आपकी वह संस्कृति, मेरी और आपकी वह उदारता, मेरे और आपके वो सांस्कृतिक परिवेश जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, हमें कहीं न कहीं प्रामाणिकता के साथ उसकी ओर एक बार तन्मयता की दृष्टि से विचार करना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम और आप अपनी नई पीढ़ियों के सामने एक आंदोलित स्वरूप देखते हैं कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजिकली यूनिफाइड है। हम
व्यापक तौर पर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि सारा वैश्वीकरण हमारे आंखों के सामने खड़ा है। सारी भौगोलिक बाउंड्रीज खत्म हो गई, सारी दुनिया एक मुट्ठी के अंतर्गत नजर आती है। मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, जिस ग्लोबलाइजेशन की बात आज दीन और दुनिया करती है, जिस वैश्वीकरण के चिंतन को आज हम और आप एक बड़ा महाने के मुंह के ऊपर में एक उपलब्धि के स्वर के साथ देखते हैं, मित्रों, ये ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण, ये व्यापार ने निर्मित किया है। यह व्यापारिक वैश्वीकरण है। मेरे देश की संस्कृति ने आज से 5000 साल पहले वैश्वीकरण की संकल्पना को आकार दिया, वैश्वीकरण की संकल्पना को स्वीकार किया, वैश्वीकरण की संकल्पना का निर्धार किया और वैश्वीकरण की संकल्पना को स्थापित करने की जीवन विधा के अंतर्गत एक स्वर निर्मित किया। 5000 साल पहले ऋग्वेदों के अंतर्गत जिस वैश्वीकरण की संकल्पना हमने रखी, वह बाजार की वैश्विक संकल्पना नहीं थी, वह वसुदैव कुटुंबकम, हम सारे विश्व को परिवार के तहत लेकर के चलेंगे, भाईचारे के अनुबंध के साथ बांध करके चलेंगे, संवेदनशीलता के साथ लेकर के चलेंगे, मानवीय संदर्भों के साथ लेकर के चलेंगे, एकजुटता के साथ चलेंगे। साधन सीमित रहे होंगे, आवागमन की सुविधाएं नहीं होंगी, टेलीस्कोप और टेलीविजन के संदर्भ कदाचित होंगे या नहीं होंगे, मैं नहीं जानता। टेक्नोलॉजी का यह उन्मुख स्वरूप उस समय उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इस पर मैं आपके सामने कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक भावनात्मक वैश्विक एकीकरण की संकल्पना इस देश के ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने रखी, जिसे हमने कहा वसुधा एक कुटुंब होगी। मैं उस बुनियाद पर आपको ले जाकर के खड़ा करना चाहता हूं। जिन संस्कारों की हम बात करते हैं, जिन चिंतनों की हम बात करते हैं, जिन पीढ़ियों के निर्धारण की हम बात करते हैं, मूल रूप पर कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े थे, पहले हमें यह तय करना होगा। हम किस संस्कृति के निर्वाहक हैं, हम किस भावना के संवाहक हैं, हम किस अतीत को अपने कंधों पर ढोते हैं, किस वस्तु स्थितियों के हम उत्तराधिकारी हैं। इन सारे प्रश्नार्थक चिन्हों के दायरों को कहीं ना कहीं हमें समेटना होगा, तब जाकर के हमारा आने वाला रास्ता कितना भव्य है, इस चीज को लेकर के क्लैरिटी हमारी आंखों के सामने निर्धारित होगी। हम भव्यता को लेकर के चलने वाले देश हैं, हम दिव्यता की संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, हम उदात्तता के परिवाहक प्रामाणिक लोग हैं। यह हमारी संस्कृति के अंतर्गत अंतर्मुख है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है। सामाजिक उन्नयन की दृष्टि से दो चीजों को हमें स्वीकार करना होगा। समाजशास्त्री और समाज सोशियोलॉजी की थियरीज कहती हैं कि मानवीय उन्नति के दो आधार हैं, मानवीय उन्नयन के दो कारण हैं, और ये दो कारण सदैव से उसकी उन्नति के आधार और कारण बने रहे, और जब तक मानवीय समाज होगा तब तक वे चिरकालीन टिकेंगे। मानवीय उन्नति के संवाहक का पहला प्रारूप है परिवार, और मानवीय उन्नयन का दूसरा प्रारूप है बाजार। दोनों भी मानवीय उन्नयन के लिए अनिवार्य है। यू कैनॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन विदाउट द टू। आपको परिवार की भी आवश्यकता है, परंतु परिवार के साथ बाजार भी आपको उतना ही जरूरी है। दोनों कैसे एक साथ एक विधा के अंतर्गत चलें, यह आवश्यकता का प्रारूप है। बाजार और परिवार के अंतर्गत समाजशास्त्री अंतर करते हैं। सोशियोजेनिक थियरीज विच कॉन्टेम्पलेट क्रिएशन ऑफ मार्केट and integrated sociological theories which result in generation of concept of a family, इन दोनों को कहीं ना कहीं वैचारिक आधार पर प्रगल्भता के साथ हमें और आपको समझना होगा। कौन सा ऐसा मूल अंतर है बाजार और परिवार में जो एक दूसरे को उनसे अदा करता है, जुदा करता है? इस बात को हम समझ लें। हम इस चीज को अनुभव करते हैं, हम इस चीज को अनुभूत करते हैं, परंतु इनका व्यावहारिक आकलन दोनों के बीच के अंतर को प्रतिपादित कर, उसे स्वीकृत कर, उसे एक चलन के रूप में प्रतिपादित करने से झिझकते हैं। यह हमारी अड़चन है। मित्रों, बाजार वह स्थिति है जहां पर क्रय और विक्रय का खुला आधार है, जहां पर सारी चीजों की कीमतें तय हैं। बाजार के अंतर्गत जाकर के मैं अगर आपसे यह कहूं कि दुकानदार के पास खड़े होकर के वह मुझे 1 किलो आलू दे दे, और उसके द्वारा दी गई 1 किलो आलू के एवज में मैं उसे प्यार भरी मुस्कान दे दूंगा, बाजार इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बाजार भावना के सहारे नहीं चलता। मुझे कहने दीजिए अध्यक्ष जी, बाजार बिल के सहारे चलता है,
बाजार दिल के सहारे नहीं चलता। जहां पर बिल चलता हो और दिल न चले, उसी को हम बाजार कहते हैं। आप सोच करके देखिए, जिस तरीके से परिवार अगर जो दिल से चलता है वो परिवार होता है, और जो बिल से चलता है वो बाजार होता है। दोनों को एक दूसरे में आप प्रवेश अगर करा दें तो क्या होगा? जिस तरीके से दिल बाजार में नहीं चल सकता, उसी तरीके से बिल परिवार में नहीं चल सकता। यह वास्तविकता है। इफ वन पार्ट ऑफ द corollary इज ट्रू, कि बाजार बिल के सहारे चलेगा, क्रय के सहारे चलेगा, विक्रय के सहारे चलेगा, वहां हर चीज की संभावना होगी, पर भावना की संभावना जहां नहीं होगी वह बाजार होगा। एल्विन टॉफलर ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जो मैं समझता हूं कि हमें और आपको तन्मयता के साथ में उसका सार समझना होगा। एल्विन टॉफलर कहता है, थर्ड वेव और फ्यूचर शॉक, इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत आप सोचकर देखें कि अगर बाजार के अंतर्गत बसने वाली वृत्ति परिवार के अंतर्गत आ गई, अगर परिवार बाजार में नहीं जा सकता, तो बाजार को भी परिवार के अंतर्गत आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मार्केट ऑपरेट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एल्विन टॉफलर कहता है कि बाजार यूटिलिटी के आधार पर चलता है, पर जहां पर कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू द कंसेप्ट ऑफ फ्यूटिलिटी, वहीं पर परिवार बन जाता है। जहां पर यूटिलिटी फ्यूटाइल हो जाता है, जहां पर यूटिलिटी फ्यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वहीं पर परिवार निर्मित हो जाता है। और एल्विन टॉफलर कहता है कि अगर बाजारू वृत्ति परिवार के अंतर्गत शामिल होती चली गई, तो आप सोच करके देखिए कि इसका हश्र क्या होगा। वो कहता है, दिस विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ रोबोटिक सोसाइटी। समाज एक रोबोटिक आधार पर निर्मित हो जाएगा, परिवार रोबोटिक हो जाएंगे, और परिवार रोबोटिक होकर के वो कहता है कि इन सारी वस्तु स्थितियों के अंतर्गत सारी संभावनाओं की आप तलाश कर लीजिए। उसमें गति होगी, उसमें तेजी होगी, उसमें प्रिसिशन होगा, उसमें परफेक्शन होगा, पर एक बात की संभावना नहीं होगी कि उसके अंतर्गत भावना नहीं होगी। भावना का अभाव क्या परिवारों को बना करके चल सकता है? यह एक यक्ष प्रश्न हमारी आंखों के सामने खड़ा है। आप इमेजिन करके देखिए कि एल्विन टॉफलर ने जिस रोबोटिक सोसाइटी की संकल्पना रखी, उस रोबोटिक सोसाइटी को अगर लॉजिकल एंड तक हम कॉन्टेम्पलेट करें, मैं एक सदृश्य चिंतन और एक चित्र आपकी आंखों के सामने खींचने की अध्यक्ष जी आपसे इजाजत देकर के सदन के सामने रख रहा हूं कि आप सोचिए, रोबोटिक सोसाइटी के अंतर्गत मां जब अपने नवजात शिशु को प्रसव पीड़ा और वेदना के बाद जन्म देगी, और उसके रोने को आज भावना के तहत उसकी छोटी सी रोने की आवाज, उसकी पूरी प्रसव पीड़ा की वेदना को भुलाकर जिस आलिंगन अनुबंध के साथ ममता के दरो दीवार पर प्रामाणिक हस्ताक्षर बनकर वो एक जीवंत मूर्ति को सादर कर देती है, वह तुरंत उसके रोने की आवाज को सुनकर के कहेगी, रुक जाइए। आइए हम और आप पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रीएबल के तहत इन द डोमेन ऑफ एंटायर कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, whereby the security and safety is expected to be of paramount importance, ensuring that we are entering into a proposition which cannot be unilaterally breached under any situation and circumstances in which मैं उस नवजात शिशु को उस अनुपात के अंतर्गत स्तनपान करा करके ममता की गोद में बांधूंगी, जिस रेशो के अंतर्गत वो आने वाली सिक्योरिटी का प्रामाणिकता का हस्ताक्षर इस एमओयू के अंतर्गत करेगा। मित्रों, आप सोच करके देखिए, लोग कहते हैं कि मैकेनाइज्ड सोसाइटी के अंतर्गत सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया के अंतर्गत रोबोटिक सोसाइटी का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत मां अपनी वेदना के बाद अपने बच्चे को अपनी ममता के आगोश में लेने के बजाय कभी उससे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाएगी? ये जिस तरीके से मां के जहन के अंतर्गत संभव नहीं, जिस तरह मां की परिकल्पना के अंतर्गत संभव नहीं, और उसकी संभावनाहीनता का एकमात्र कारण है कि स्त्री मां होना जानती है,
क्यों? क्योंकि वह भावनामयी होने के कारण ममतामयी है, इसलिए वह यूटिलिटी के कंसेप्ट को तिलांजलि देती हुई वह भावना के आगोश के अंतर्गत रिश्तों के दायरों को बांधकर आत्मीयता की प्रामाणिकता से सींचने के संकल्प के साथ निसर्ग के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए रोबोटिक सोसाइटी का मैं उत्तर देना चाहता हूं। एल्विन टॉफलर को इस भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत निवेदन के साथ आह्वान के तौर पर कहना चाहता हूं कि मिस्टर एल्विन टॉफलर, आपकी रोबोटिक सोसाइटी की संकल्पना के अंतर्गत जो असंभावना भारतीय संस्कृति और चिंतन के अंतर्गत दिखाई देती है, वह मां की ममता है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाई और बहनों, मैं यह निवेदन किस लिए एक पार्श्वभूमि के तौर पर रखना चाहता हूं? मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारी सांस्कृतिक परिवेश ने, हमारी तमाम सोच ने बाजार और परिवार की संकल्पनाओं को एक साथ चलाते हुए अगर हमने बाजार को परिवार कभी नहीं बनाया, जो नहीं बन सकता था, तो हमने भी अपने परिवारों को बाजार और बाजारू नहीं बनने दिया। यह हमारी उपलब्धि है, यह हमारा अचीवमेंट है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यह हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि है, यह हमारा भावनात्मक उपनिवेशवाद है, यह हमारा भावनात्मक ग्लोबलाइजेशन है, यह वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। इन सारी संदर्भों के अंतर्गत, जैसा अध्यक्ष जी ने अपने पूर्व निवेदन के अंतर्गत कहा कि पारिवारिक संकल्पना दुनिया के और प्रवाह के नए दायरों के तहत चरमरा रही है। वातावरण बदल रहा है। परिवार का मूल भावना का स्वर जो है वो संवेदनशीलता पर आधारित है। मित्रों, मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी, पिछले 35 सालों से मैं मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत टीचर होने के नाते ताजिंदगी पढ़ाता हूं, पढ़ा और पढ़ाता हूं कि दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता। बायोलॉजिकल पेन कैन नॉट बी शेयर्ड, यह सच है, वैज्ञानिक आधार पर सच है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, विज्ञान का स्टूडेंट, मेडिकल साइंसेस का विद्यार्थी होने के नाते ये मैं पढ़ता और पढ़ाता रहा हूं, 35 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि दुनिया के अंतर्गत कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता। यह सच है। दर्द नहीं बांटा जा सकता, यह सच है। दर्द नॉन शेयरेबल है, यह सच है। बायोलॉजिकल पेन इज एक्सपेक्टेड टू बी लुक्ड इनटू एंड इट इज टू बी सफर्ड बाय द वन हु इज सफरिंग, यह सच है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि जो बायोलॉजिकल रियलिटी है वो इमोशनल रियलिटी नहीं है, यह भी उतना ही सच है। अगर हम जानते हैं कि मेरे दर्द को आप नहीं बांट सकते, अगर मैं जानता हूं कि आपका दर्द मैं नहीं बांट सकता, तो फिर वह भावनात्मक उन्नयन क्यों गुदगुदाता है हमारे मन को, जब हम कहीं ना कहीं भावना की आंधी के अंतर्गत पढ़ते हैं और अपने आप में आच्छादित होते हैं कि मेरी खातिर जो आए हैं तुम्हारी आंख में आंसू, मेरी खातिर जो आए हैं तुम्हारी आंख में आंसू, बन जाएं शाम मोहब्बत के सितारे आंसू, कौन भला देख सकता है ये प्यारे आंसू, मेरी आंखों में ही आ जाएं तुम्हारे आंसू। मेरी आंखों के अंतर्गत आपके आंसुओं को जगह मिले, यह भावनात्मक उत्कर्ष उस बायोलॉजिकल रियलिटी से परे है जो प्रतिपादित करती है कि पेन इज नॉट शेयरेबल। मैं ये सारे निवेदन के तौर के ऊपर मैं तथ्य आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं देवी और सज्जनों, कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए सच नहीं है, ये किसी और ने कहा इसलिए ये सच नहीं है, ये हमारे और आपके दैनंदिन जीवन के अंतर्गत अनुभूत सच है। एंड दीज आर द रियलिस्टिक पैराडाइम्स इन विच यू एंड मी आर सस्टेनिंग अवर डेली लाइव्स। हम इसी आधार पर जी रहे हैं, हम इनको अनुभूत करते हैं, हम इनको स्वीकृत करते हैं, हम इन्हें भोगते हैं, इनसे आनंदित हैं, इनसे आस्वादित हैं। फिर भी हमारी आंखों के सामने प्रश्न है, मूल प्रश्न यह है कि भावना बिना संवेदनशीलता के निर्मित नहीं होती। परिवार संवेदनशील है एक दूसरे के लिए, इसलिए आत्मीय है। आप सोच कर देखें, यह केवल शब्द नहीं है। हम कुछ लोगों को कहते हैं ये हमारे स्वकीय हैं, कुछ लोगों को कहते हैं आत्मजन हैं, कुछ लोगों को कहते हैं प्रियजन हैं, कुछ लोगों को कहते हैं स्वजन हैं। क्या अंतर है इसके अंतर्गत?
आप भी कभी अपने घर के अंतर्गत मंगल कार्य होने में जब लिस्ट बनाते हैं कि इन्हें निमंत्रण देना होगा, तो ग्रॉस लेवल पर अध्यक्ष जी 4 कैटेगरी बनती हैं: आत्मजन, स्वजन, प्रियजन, परिवारजन, अन्यजन। ये 5 कैटेगरी किन आधारों पर बनती हैं? आप बनाते हैं, मैं बनाता हूं, हम सब अपने अपने मांगलिक प्रयोजनों के अंतर्गत इन कैटेगरीज को बनाते हैं। कभी हमने सोचा कि इन कैटेगरीज को बनाने के पीछे हमारी कौन सी फिलॉसफी काम करती है? जो स्वजन है वो स्वजन क्यों है? जो आत्मजन है वो आत्मजन क्यों है? स्वजन और आत्मजनों के बीच कौन सी विभीषिका है जो उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डालती है? जो प्रियजन है वो स्वजन क्यों नहीं है? जो परजन है वह प्रियजन क्यों नहीं है? इन सारी विधाओं को हम अपने अपने आधारों पर अधोरेखांकित करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और इनका एकमात्र आधार है हमारी संवेदनशीलता के स्वर किस टारगेटेड ग्रुप के साथ कैसे हमने अनुबंधित किए हैं। इट इज ऑन द स्ट्रेंथ एंड बेसिस ऑफ दिस दैट द कैटेगराइजेशन इज डन। ये कैटेगराइजेशन आर्टिफिशियल है। इस कैटेगराइजेशन के अंतर्गत फ्री एंट्री है। परजन कब प्रियजन बन जावे, इसके ऊपर में कहीं कोई रुकावट नहीं है, परंतु कुछ टेस्ट लगती हैं कि परजन प्रियजन कैसे बन जाए। भावनात्मक समतोल का एडजस्टमेंट, इट इज द संवेदनशीलता, इट इज द सेंसिटिविटी which ultimately gets converted into an emotional integration। कैटेगराइजेशन बदलता है, भावना की आवश्यकता है। आप सोच करके देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, अखबार उठाया, अखबार की हेडलाइन पढ़ी, रेल दुर्घटना 500 घायल 2000 मृत, पन्ना पलटा दिया। परंतु रेल दुर्घटना की बात पढ़ी और लिस्ट के अंतर्गत एकाएक किसी परिचित का नाम दिखाई दिया, पन्ना वहीं रुक गया, अगला पन्ना नहीं पलटाया। कौन सा कारण है, कौन सा भाव है, कौन सी वह चेतना है जो आपको एक तरफ मैकेनिकली अहे तो होतस रहता यांचा का है, पन्ना पलट दिया, एकाएक परिचित नाम देखा, बात रुक गई। कौन सी वो चीज थी जिसे आपने पन्ना पलटाने से रोक दिया? भावनात्मक अनुबंध है जो आपको पन्ना पलटाने से रोकता है। वह भावनात्मक अनुबंध जो आपकी संवेदनशीलता का प्रमाण है, वह भावनात्मक अनुबंध जो आपकी भावना की गुंजाइश को कहीं ना कहीं धरोहर के रूप में टिकाए हुए है, वह अनुबंध जो आपको मानव बनाने के लिए, उस आर्द्रता के लिए जिम्मेदार है, उस ह्यूमिडिटी के लिए जिम्मेदार है, जो एकोमोडेटिव है, जिस एकोमोडेटिव के अंतर्गत सहजता के साथ अनुबंध प्राप्त हो जाता है। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये हम सब के पास है, हम सब इस विधा के साथ चलते हैं, और यही कारण है कि आत्मीयता के अनुबंध के साथ हम जुड़ते जाते हैं। मित्रों, आत्मीयता का अनुबंध यह सीमित हो या असीमित हो, यह यक्ष प्रश्न हमारी आंखों के सामने है। वक्त के प्रवाह के अंतर्गत जब हम अपने आप को पिछड़ा कहा करते थे, हम उन्नत नहीं थे, हमने अपने घरों और अपने परिवारों के अंतर्गत देखा है कि गांव के अंतर्गत जब एक बेटी ब्याही जाती थी तो वह किसी परिवार की बेटी नहीं हुआ करती थी, ब्याह गांव की बेटी का हुआ करता था, गांव परिवार हुआ करता था। और बेटी की ससुराल के अंतर्गत जब कोई गांव का जाता था तो कहता था कि भैया तोहरे हिया हम पानी न पियब, हमरे गांव के बिटिया हिया ब्याही बा। यह भावना थी। कौन सा संकेत था वो, कौन सी बुनियाद थी वो, कौन सा अनुबंध था वो? उस बेटी की स्वीकृति बेटी के रूप में होना, और उस बेटी की स्वीकृति के लिए सामाजिक अनुबंध के तहत भावनाओं के दरकार व्यापक बना करके उसे समाहित कर लेना, यही संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रारूप है। हम बड़े हुए, बड़े होते गए। जब घर छोटे थे, घर की दीवारें कमजोर थीं, वो ट्रांसपेरेंट थीं, आवाजें इधर उधर जाया करती थी। घर बड़े हो गए, मजबूत हो गए, इस कदर मजबूत हो गए कि अब दीवारों के उधर क्या है यह न पता चलता है, न पता लगाने की इच्छा है। और अब तो प्रतिष्ठा इस बात में है कि वर्ष गुजर गए
लेकिन दीवार के परे कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं हुई, हम इस कदर प्रतिष्ठित हैं। सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुबंध जब संवेदन शून्यता पर निर्धारित होने लगते हैं तो फर्स्ट कैजुअलिटी इज संवेदनशीलता। परिवार संवेदनशीलता का प्राइमरी घर है, प्राइमरी स्थल है। इसलिए घर को घर क्यों कहते हैं? घर ईंटों से बनता है, कंक्रीट से बनता है। ए हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय brick and mortar, but a house is to be converted in home by the emotional integration, not in the walls but within the walls, which is expected to permeate outside. सामाजिक संकल्पना ये परिवार की बृहद संकल्पना है। समाज यह एक्सटेंडेड फैमिली का स्वरूप है, ये समाजशास्त्री कहते हैं। और यह दृष्टिकोण तब पैदा होता है जब संवेदनशीलता के संदर्भ यह केवल छोटे अनुबंधों के अंतर्गत बंधित न रहकर व्यापकता के साथ बृहत आधार पर एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली इज सोसाइटी। घर की बेटी गांव की बेटी, घर की बेटी हो जाती है, यह एक्सटेंडेड सोसाइटी का प्रारूप है। हर पुस्तक के अंतर्गत एक पन्ना, हिंदुस्तान के अंतर्गत पहला पन्ना जो है वो न कोई पढ़ता है, न कोई उसे पढ़ाता है, न कभी वो पढ़ाया जाता है, परंतु वो पन्ना ही हमारे सबसे बड़ी व्यापकता का द्योतक है। मैं भारत का नागरिक हूं, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। हम ये मान करके चलते कि इसमें पढ़ने जैसा क्या है, इसमें पढ़ाने जैसा क्या है, ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अरे लेकिन जिस सिलेबस के हिस्से की प्राकथन की शुरुआत है वो सिलेबस से बहुत बड़ा है। हम भाई बहन के अनुबंध की बात करने की जब बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि मैं तेरे दुख के अंतर्गत भी शामिल हूं और तेरे सुख के अंतर्गत भी मैं शामिल हूं। तेरे दुख के दरवाजे पर भी तेरी सहानुभूति के साथ नहीं, समानुभूति के साथ मैं शामिल हूं। दो बुनियादी तौर के संकेत भाई और बहनों में आपके सामने रखना चाहता हूं। सहानुभूति हर कोई करना चाहता है, परंतु शास्त्र हमें सहानुभूति की इजाजत नहीं देते हैं। हमारा वैदिक चिंतन कहता है सहानुभूति के माध्यम से हम किसी न किसी को छोटा बनाना चाहते हैं। मुझे आपके साथ सहानुभूति है, मैं आपको छोटा बनाता हूं जब मैं आपके साथ सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सहानुभूति समाज के लिए आवश्यक नहीं है, सहानुभूति समाज के अंतर्गत विभीषिका का कारण है, परंतु समाज यह सिखाता है एक्सटेंडेड फैमिली के लिए सहानुभूति आवश्यक नहीं है। दोस्तों, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए समानुभूति आवश्यक है। समधन अनुभूति इज समानुभूति। इट इज नॉट सिंपैथी विच इज नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, इट इज एम्पैथी विच इज नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। एम्पैथी की आवश्यकता है, समानुभूति की आवश्यकता है। आपके भाव के साथ मेरा भाव मिलने के लिए मेरा स्वभाव ही वैसा हो जावे, यह संस्कार का विषय है। आज हमारा युवा इन सारी वस्तु स्थितियों से हमें कहीं न कहीं परे होता हुआ नजर आता है। उसके दो प्रमुख कारण हैं जो हम जानते हैं पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इस पूरे प्रवाह के अंतर्गत हमारा जो मूल स्वभाव है आत्म केंद्रित होना, जिसे हम स्वार्थी होना कहते हैं, यह प्रबल धारा बन गई है। हमारा फोकस यह है कि मैं, मेरा और मेरे लिए। हमारी मानसिकता है आई, मी एंड माइन। इसके परे हम देखना नहीं चाहते। और हमने ये मान लिया है कि जो लोग आय पर फोकस्ड हैं, जो अपने स्मॉल आय को फोकस के माध्यम से कैपिटल आय के अंतर्गत रूपांतरित कर लें और उस कैपिटल आय के माध्यम से इतना कैपिटल माइंड के अंतर्गत हो जावे और भले इसके अंतर्गत माइंड उसका गिरवी चला जावे, हमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। इन द डोमेन ऑफ आई, मी एंड माइंड, हमारा माइंड कब लिक्विडेट होकर के खत्म हो गया हमें पता तक नहीं चला। हम इसे प्रतिष्ठा के साथ जोड़ते हैं, हम इसे प्रगति के साथ जोड़ते हैं। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, सोच करके देखिए, जिस प्रगति और जिस उन्नयन की बात हम आई, मी और माइंड के तहत कहते हैं, अरे जिंदगी के अंतर्गत वो ऊंचाई क्या जो अपनों से आपको दूर करती हो। जिंदगी में ईश्वर से प्रार्थना करें कि या खुदा हमें तू वो ऊंचाई ना दे, उस ऊंचाई को हम तिरस्कृत माने जो अपनों से हमें जुदा करती हो, अलग करती हो, दूर ले जाती हो। भावनात्मक कनोटेशन यह अत्यंत अनिवार्य है।
भावना का अभाव यह हमारी किसी भी ऊंचाई के लिए यह पोषक नहीं है। इस बात को हमें कैसे समझाना होगा मित्रों? इस बात को समझाने के लिए व्याख्यानों के माध्यम से यह संभव नहीं। यह सदन का विषय नहीं है, यह सोच का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने स्वयं इस पूरे राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल सार ही 2 शब्दों के अंतर्गत निर्धारित कर दिया। आपने कहा नई पीढ़ी, पर केवल आप नई पीढ़ी पर रुक नहीं गए। आपने ये कहा कि नई पीढ़ी के लिए नई सोच अनिवार्य है। सोच का व्यावहारिक रूप मित्रों संस्कार है, यह मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं। जिसे हम सोच कहते हैं, द प्रैक्टिकेबल, एविडेंट, डेमोन्स्ट्रेबल, रियल लाइफ कनोटेशन ऑफ सोच इज संस्कार। हमारी अपनी संस्कृति के अंतर्गत क्या कभी आपने सोचा श्रृंगार 16 और संस्कार 16, दोनों का नंबर एक जैसा है। 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरी बहना करेगी, 16 श्रृंगार, परंतु 16 श्रृंगार के साथ 16 संस्कार। प्रत्येक श्रृंगार एक एक संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है, यह हमें जानना होगा। यह हमारी देन है, यह हमारी सोच है। आप श्रृंगार कर लें, श्रृंगार का अधिकार किसे? जिसने उस संस्कार को प्राप्त कर लिया वह उस श्रृंगार का अधिकारी हो गया। प्रत्येक संस्कार एक श्रृंगार के साथ जुड़ा हुआ है। जिसे 16 श्रृंगार करने का अधिकार है, वह अधिकार तब उसे प्राप्त है जब वह 16 संस्कारों से संस्कारित है। अन्यथा आगे कही जाती है कि जिसने 16 संस्कारों को स्वीकार कर लिया, सारे श्रृंगार उसके सामने नतमस्तक करबद्ध होकर के खड़े हैं। इसलिए श्रेष्ठता संस्कारों की है, श्रृंगारों की नहीं। यह हमारी विधा है। हमारे संस्कार हमारी श्रेष्ठता का कारण बने। मित्रों, हमारी अड़चन सबसे बड़ी ये कि समाज के अंतर्गत हमने प्रतिष्ठा के मानदंड बदल डाले। आप छाती पर हाथ रख करके सोच करके देख करके कहें कि क्या हमारे अपने समाज के अंतर्गत श्रम प्रतिष्ठित है? हमने श्रम को प्रतिष्ठा नहीं दी। श्रम हमारे समाज में प्रतिष्ठित नहीं है। जिस श्रम को हमने संस्कार कहा वो समाज में प्रतिष्ठित नहीं है। क्या ईमान समाज में प्रतिष्ठित है? क्या ऑनेस्टी समाज में प्रतिष्ठित है? समाज के अंतर्गत ईमानदारी अब प्रतिष्ठा का कारण नहीं। हम ईमानदारी को कमजोरी मानते हैं। ईमानदारी को व्यवहार के साथ में जोड़ करके उसके साथ समझौता परस्ती यह हमारी जिंदगी की जीवनशिला का आधार बन गई है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडियल होने के अंतर्गत क्या रखा है, यह हमारे जीवन का व्यवहार बन गया। हमने उसके साथ समझौता कर लिया, इसलिए हमारे समाज के अंतर्गत ईमानदारी प्रतिष्ठित नहीं। क्या हमारे समाज में निष्ठा प्रतिष्ठित है? हमारे अपने समाज के अंतर्गत हमने निष्ठा तक को अप्रतिष्ठित कर डाला। आप सोच कर देखें, प्रलय कब होगा? यह ध्रुव ने जब नारद से सवाल किया कि प्रभु प्रलय कब होगा, नारद ने नारद मोह के अंतर्गत जो उत्तर दिया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्रुव 9 वर्षीय बालक को नारद बताते हैं कि प्रलय तब होगा जब समाज में श्रम अप्रतिष्ठित हो जाएगा, वह प्रलय का पहला संकेत होगा। जब समाज में ईमानदारी अप्रतिष्ठित हो जाएगी, वह प्रलय का दूसरा संकेत होगा। और जब समाज के अंतर्गत श्रम और ईमानदारी के साथ निष्ठा अप्रतिष्ठित हो जाएगी, प्रलय अपने आप आ जाएगा। जीवन के इन संकेतों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं काल्पनिकता के साथ नहीं, हमारी और आपकी सांस्कृतिक धरोहर के जो प्रामाणिक हिस्से हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। हम इन सारे चिंतनों से वाकिफ होते हुए भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ के तरफ इनको कितनी सहजता के साथ, स्वेच्छा के साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं अध्यक्ष जी कि हमारी चिंताएं सिर्फ इसलिए प्रतिपादित होती रहती हैं कि लोग कहते हैं कि चिंताओं के माध्यम से हम अपने माथे की रेखाओं को स्थापित स्वरूप देने का ही काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारी चिंताएं हैं कि माथा है और माथे पर बल पड़ते हैं और बिना चिंता के बल नहीं पड़ते, इसलिए हमारी चिंता है। हमारी चिंताएं आकस्मिक हैं, हमारी चिंताएं निरर्थक हैं, हमारी चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता के स्वर नहीं। हमारी चिंताएं केवल दिखाने की हैं, हमारी चिंताएं केवल औपचारिकता के संदर्भ में हैं। इसलिए इन चिंताओं के हश्र और उत्तर हमारे पास नहीं निकल पाते।
चिंताएं तब निर्धारित होती हैं और चिंताएं तब उत्तरित होती हैं जब चिंता व्यक्त करने वाले चिंताओं के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए निकल जाते हैं। तब चिंताओं के उत्तर निकलते हैं। उत्तर अपने आप पैदा नहीं होते। उत्तरों के लिए, उत्तरों के निर्गमन के लिए, उत्तरों की निर्मिति के लिए, उत्तरों के प्रवाह के लिए जब उत्तरदायित्व का भान, सामाजिक निष्ठा स्वीकार करने के लिए लालायित हो जाती है, चिंताओं के उत्तर निकलते हैं। और निष्ठा की निर्मिति का सबसे पहला प्राकथन जो है, महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बाणों की शैया पर बताते हैं कि उत्तरदायित्व के निर्वहन का पहला आधार है निष्ठा का भाव और निष्ठा की स्वीकृति की हां, मैं अपने आप को प्रतिबद्धित महसूस करता हूं, जिम्मेदार महसूस करता हूं कि इन चीजों का उत्तर हम देंगे। परिवार में प्रमुख हुआ करते थे। कौन थे वो प्रमुख? परिवार का प्रमुख महज बायोलॉजिकल नहीं था। परिवार के प्रमुख 4 आधारों की कसौटी पर कसे जाते थे। परिवार का प्रमुख बायोलॉजिकल था, परिवार का प्रमुख एथिकल था, परिवार का प्रमुख मोरलिस्टिक था और परिवार का प्रमुख रियलिस्टिक था। इन 4 आधारों पर परिवार का प्रमुख पद निर्धारित था। हम और आप पूछ करके देखें कि जिस समाज के अंतर्गत, जिस परिवार के अंतर्गत हम नीतिमत्ता की बात करते हैं, आज उसका उत्तर हमारे पास नहीं। जिसके अंतर्गत हम नीतिमत्ता के साथ में एथिकलिटी, नैतिकता की बात करते हैं, हमारे पास उसका उत्तर नहीं। जिसके अंतर्गत हम चारित्र की बात करते हैं, उसका उत्तर हमारे पास नहीं। और इन सारी वस्तु स्थितियों के अंतर्गत ये तो चलता है, ये तो चलता रहेगा, इसी का नाम चलाना है, इसी चलन का चलन है, इसलिए अब इस चलन के प्रवाह के विपरीत क्या संभव है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रेरणा काल्पनिक नहीं हुआ करती। मैंने कल ही एक युवा सम्मेलन के अंतर्गत निर्देशित किया, शिक्षकों और विद्यार्थियों का सम्मेलन था, राष्ट्रीय सम्मेलन था। मैंने कहा कि अगर इस देश के अंतर्गत युवाओं में हम चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो कब तक दीवारों पर तैल चित्र लटका करके उन्हें चरित्र की प्रेरणा देते रहोगे कि इनके जैसे बनो, इनके जैसे बनो, इनके जैसे बनो। अरे वो बेचारे दीवार पर लटके हुए हैं। समाज दीवार पर लटके हुओं की प्रेरणा से अगर चल गया होता तो निष्क्रिय समाज भी उन्नत हो गए होते। समाज तैल चित्रों के सहारे नहीं चलते। सामाजिक प्रेरणाएं तैल चित्रों से निर्मित नहीं होती। समाज पुतलों के सहारे निर्धारित नहीं होते। समाज को दैनंदिन जीवन के अंतर्गत निर्धारित करने के लिए, आपने ठीक कहा अध्यक्ष जी, रोल मॉडल लगते हैं, चलते बोलते रोल मॉडल जो समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करते हैं। समाज में तब रोल मॉडल पैदा होते हैं जब रोल मॉडल पहले परिवारों के अंतर्गत निर्मित होते हैं। परिवारों में जो रोल मॉडल बनते हैं वो व्यापकता के आधार पर सामाजिक रोल मॉडल बनने का काम किया करते हैं। आज आप सोच करके देखें, हमारी परेशानी है कि बच्चा सच क्यों नहीं बोलता। हमने कभी बच्चे के सामने सच बोला नहीं और बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा सच बोले। ये कैसे संभव है? हम कहते हैं कि बच्चा मोबाइल के ऊपर में झूठ क्यों बोलता है। अरे बच्चे से न जाने कितने बार आपने कहलवाया फोन आने के बाद में कि फलाने से कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। जब पिताजी घर पे होते हुए बच्चे से कहलवाते हैं कि पिताजी घर पर नहीं है तो पिताजी सचमुच में बच्चे के लिए घर से चले जाते हैं। ये पिताजी कब महसूस करेंगे, ये हमारे सोचने का विषय है। हमारे छोटे छोटे घटनाक्रम उस बच्चे को मानसिक आजादी के उस संतरास के मुहाने पर खड़ा कर देते हैं जहां पर हमारे पास नैतिक अधिकार तक नहीं रह जाता कि हम उसे कुछ कह सकें। कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कहने के लिए कृति की आवश्यकता होती है। वह कृति का अभाव, वह चिंतन का अभाव, वह संस्कृति का अभाव, वह नीति का अभाव, वह नीतिमत्ता का अभाव, कदाचित वह चारित्र का अभाव, ये हमारे अपने परिवारों के अंतर्गत, हमारी अपनी पीढ़ियों के अंतर्गत, हमारे अपने स्वरूपों के अंतर्गत हम नहीं देख पाते। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, में अध्यक्ष जी की इजाजत से मैंने जितना ये कुछ कहा उसका अगर सार मैं 2 पंक्तियों में अध्यक्ष जी कह दूं तो कदाचित आप उस बात को स्वीकार कर लेंगे। मेरा कहना केवल इतना है कि ताजिंदगी हम सभी बस भूल एक करते रहे। ताजिंदगी, सारी जिंदगी हम सभी बस भूल एक करते रहे। धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। धूल हमारे चेहरों पर। हम अपने अपने सामाजिक आईनों के सामने खड़े होकर
हमारी सामाजिक प्रतिबद्धताएं सीमित हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी पीढ़ियां सामाजिक रूप से प्रतिबद्धित हो। हमारे सामाजिक अनुष्ठान स्वार्थी हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी पीढ़ियां निस्वार्थ भाव से काम करें। हमारे कॉम्प्रोमाइजेस हमारी पीढ़ियों के सामने हैं और हमारी अपेक्षा है कि हमारी पीढ़ियां कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे चारित्रिक सामंजस्यों के अंतर्गत अभाव है, हम कल्पना करते हैं कि हमारी पीढ़ियां विशुद्ध रूप की चलें। कैसे संभव है? कहीं ना कहीं पारिवारिक संस्कारों के अंतर्गत हमने समझौता किया है और ये समझौते अब हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए उलाहने और दोष व्यवस्था और विधा के अंतर्गत देख रहे हैं। अनुशासन पढ़ाने का विषय नहीं है, अनुशासन समझाने का विषय नहीं है, अनुशासन अनुशासित बनकर दिखाने का विषय है। हमारी दो चीजों के सामने मैं आपका दार्शनिक तौर पर, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन सारी विधाओं के बीच रास्ता कौन सा है। मित्रों, हमारा संस्कार, हमारी बुनियाद कभी भी अतुलनीयता पर खड़ी नहीं है, यह हम समझ लें। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यम और नचिकेता का वो संवाद जो कठोपनिषद के अंतर्गत वर्णित है। 9 वर्ष का बालक यम के दरवाजे पर जाकर के खड़ा होकर के अमरत्व के कारण की मीमांसा करना चाह रहा है और वहां पर उसके सवाल का जवाब जो दार्शनिक संकेतों के अंतर्गत दिया गया, मैं उसको पृष्ठभूमि के तौर पर आपके सामने अत्यंत विनम्रता से निवेदित कर रहा हूं। समाज के अंतर्गत सामाजिक निर्मिति अतुलनीयता के लिए नहीं है। हम कदम कदम पर चाहते हैं की माझ्यासारखं मीच एक आणि त्याच्याशिवाय दुसरं नाही, माझ्यासारखं मीच एक न त्याच्याशिवाय दुसरं नाही, हे अतुलनीयतेचं गमक आहे। समाज अतुलनीयता से अमर नहीं होता, समाज अनुकरणीयता से बड़ा होता है, यह उसके अमरत्व का कारण है। समाज में हम अपनी पीढ़ियों को अतुलनीय बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ज्येष्ठ बनाना चाहते हैं कि इनके जैसी सफल और कोई पीढ़ी नहीं। व्यापार में तेरी सफलता, इसमें तेरी सफलता, उसमें तेरी सफलता। हमारा उद्देश्य ही यह है कि हम पीढ़ियों के उन संस्कारों के माध्यम से संस्कारित करना चाहते हैं जो उन्हें केवल अतुलनीय बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का अधिकार देती हैं। समाज अतुलनीयता से स्पर्धामय समाज हो जाता है, लेकिन समाज अनुकरणीयता से इगैलिटेरियन हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, प्लूटो कहता है। उसने संकेत दिए। 5000 साल पहले स्टेट की संकल्पना करता हुआ प्लूटो कहता है कि वो समाज इगैलिटेरियन कैसे बनता है, विच सोसाइटी इज इगैलिटेरियन। उसने एक छोटा सा संकेत दिया अध्यक्ष महोदय कि समाज इगैलिटेरियन कौन सा। उसने कहा समाज किसका सत्कार करता है, सामाजिक रूप से यह तय करेगा कि वह समाज कौन सी कैटेगरी में है। और उसने संकेत दिया कि जो समाज सार्वजनिक रूप से बलवानों का सत्कार करता है वो बार्बरिक समाज है, औसत समाज है। सामान्य समाज जो है वो बलवानों का सत्कार करता है। वह समाज जो थोड़ा उन्नत है वह धनवानों का सत्कार करता है। लेकिन वह समाज जो केवल गुणवानों का सत्कार करता है, समझ लीजिएगा वो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो गई। इन तीनों वस्तुस्थितियों के बीच सामाजिक मान्यताएं हमारी पारिवारिक वस्तुस्थिति को निर्धारित करती हैं। हम तय करें कि हम सामाजिक तौर पर क्या बलवानों का सत्कार नहीं करना चाहते। हमें किसी भी जगह हमसे कोई बलशाली मिल जावे तो हम उसे सामाजिक प्रतिष्ठा देकर उसकी प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने अपने कामों का अंदाजे बयां अपने तरीके से करने लगते हैं। हम सामाजिक सत्कार के अंतर्गत आज भी श्रम का सत्कार नहीं करते, पर बल का सत्कार करते हैं। आज भी हम श्रम और बल की जिस तरीके से मैंने तुलना की, आज भी समाज के अंतर्गत जिन किन्हीं कारणों से हो, धन या प्रतिष्ठा और सत्कार का विषय है। सर्वे गुण कांचन माश्रयंती, यह हमारी भूमिका है। इसलिए गुणवान कहां खड़ा होगा इसकी आज भी गारंटी नहीं। और यही कारण है कि समाज में गुणवान प्रतिष्ठित होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के संशय है। इसलिए बच्चा बलवान हो जावे और बच्चा धनवान हो जावे, गुणवान न भी हो तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम बच्चे को बलवान बनाना चाहते हैं, हम पीढ़ियों को बलवान बनाना चाहते हैं,
हम पीढ़ियों को धनवान बनाना चाहते हैं, पर हमारी पीढ़ियां गुणवान होंगी, इससे हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर बल आ जाएगा और धन आ जाएगा तो गुण अपने आप ही कोई नहीं देखता, ये हमारी सोच है। मित्रों, ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संदर्भ, हमारे मूल्यांकन की वस्तु स्थितियों के ऊपर में कुठाराघात करते हैं। और इसलिए मैं मौलिक तौर पर, हम और आप निश्चित तौर पर एक चिंतन के, एक यज्ञ के अंतर्गत बैठे हुए हैं। यह केवल आपका राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है भाई और बहनों। हमारी संस्कृति कहती है कि जब कभी भी हम चिंतित होकर के राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर एकत्रित होते हैं, तो हम किस लिए एकत्रित होते हैं? हम इसलिए एकत्रित नहीं होते कि वो सम्मेलन होता है। हम यज्ञ संस्कृति के अंतर्गत विश्वास करने वाले लोग हैं। ज्ञान यज्ञ को लेकर के हम एकत्रित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रामाणिकता की संविदा से हम अग्नि का निर्माण करते हैं। और उस अग्नि की ललक के अंतर्गत हम उस चरु की प्राप्ति करना चाहते हैं जो लोक कल्याणकारी हो और समाज की आवश्यकता के अनुरूप हो। ये दो हमारी विधाएं हैं। इसलिए आज अगर हमारा युवा आत्म केंद्रित है, आज अगर हमारी पीढ़ी स्वार्थी है, आज अगर हमारी पीढ़ी, हम उस स्वार्थ को भी एक नया नाम दे देते हैं। ओ कम ऑन, दे आर सो फोकस्ड। अरे दे आर सो फोकस्ड का मतलब क्या? मुझे याद आता है, हमको एक साहब स्कूल में मास्टर पढ़ाया करते थे, दो पंक्तियां उनकी मैं कभी नहीं भूला। वो हमेशा कहते थे कि हम उन पुस्तकों को काबिले जप्ती समझते हैं। वो पुस्तकें काबिले जप्ती हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। ये जो डिमार्केशन है, ज्ञान के अंतर्गत डिमार्केशन की जो विधा है, भाइयों और बहनों, इसे हमने ही व्यावहारिक रूप में स्वीकृति दी हुई है। इस सारी संस्कृति को हमारी मौन इजाजत है। हम जो सामाजिक चिंतन करते हैं, उन सामाजिक चिंतनों का आकलन हमारे व्यावहारिक और पारिवारिक जीवन के अंतर्गत होगा ही, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं। और इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वी एज अ सोसाइटी वी हैव गॉन साइजोफ्रेनिक, कि हम बाहर जेकिल हैं और अपने घरों के अंतर्गत हाइड हैं। ये हमारी दुरावस्था है, इसको पाटने की आवश्यकता है। पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए, पीढ़ियों के मन को आंदोलित करने के लिए, पीढ़ियों के दिशा निर्देश के लिए निश्चित तौर पर हमें अपने परिवारों के अंतर्गत उनके अनुगमन के लिए रोल मॉडल्स की निर्मित स्वयं करनी होगी। शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक के 7 रोल्स को डिफाइन करते हुए 7वां रोल जो कहा था वो सर्वोपरि था। उन्होंने कहा आप अच्छे टीचर हो, अपने ज्ञानी हो, अच्छे ध्यानी हो, अपने अच्छे मनीषी हो, अच्छे कोऑर्डिनेटर हो, ये सब आपके गुण हुए। बट आप क्या अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं? आज आप सोच करके देखें, इस देश का सबसे बड़ा चैतन्य प्रभु चाणक्य कहता था कि गिव मी गुड टीचर्स, आप मुझे अच्छे शिक्षक दे दीजिए, मैं आपको अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। तात्पर्य यह था कि शिक्षक वो होगा जो रोल मॉडल होगा, जो अनुकरणीय होगा। अतुलनीय आदमी शिक्षक होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा किससे ली जाए? जो अनुकरणीय है, जो प्रेरणा दे सके, जो चिंतन को आंदोलित कर सके, जो मनन के लिए बाध्य कर सके, जो अनुकरण की प्रेरणा को देते हुए निश्चित तौर पर उंगली पकड़ करके चलना सिखा करके उस मार्ग पर लेकर के चल सके। आज हमारे परिवारों के अंतर्गत चलते बोलते आदर्शों की नितांत कमी है। हम इस बात को स्वीकार करें। हम हमारे बच्चों के सामने अपना आदर्श क्या प्रस्तुत कर पाए, ये सेल्फ ऑडिट कहीं ना कहीं हमारे और आपके होने चाहिए। हमारे परिवार विभक्त होंगे, क्या इन विभक्त परिवारों के कारण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं विचार करना अनिवार्य है। भावनात्मकता के क्या सदृश चिंतन आज समाज के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं प्रामाणिकता के साथ स्थापित कर पा रहे हैं, इसका चिंतन हमें और आपको करना होगा। और इसका वर्कशॉप ऐसे ज्ञान यज्ञ होंगे जहां पर हम और आप व्यापक चिंतन के साथ कहीं ना कहीं आत्मचिंतन और आत्म आकलन करें कि सॉल्यूशंस आर नॉट आउटसाइड। कहीं कोई फॉरेन कनोटेशन हमारे पास में आकर के हमारी समस्या का निदान हमें नहीं देने वाला है। टेक्नोलॉजी हमें इन्वेड कर रही है, अमुक हमें इन्वेड कर रहा है, तमुक हमें इन्वेड कर रहा है, मीडिया हमें इन्वेड कर रहा है। अरे हम इन्वेड हो रहे हैं, परंतु इस इन्वेजन के साथ लड़ने की क्षमता, अरे एंटीजेंस बैक्टीरिया और वायरस तो अटैक करेंगे, पर आपकी एंटीबॉडी जनरेट करने की क्षमता कितनी है, ये आपकी इम्यूनिटी है। हमारी अपनी इम्यूनिटी कहां है? एंटीजन को दोष देकर के फायदा नहीं होता।
आवश्यकता यह है कि बॉडी वो मैकेनिज्म के साथ में चलती है, जितनी बॉडी एंटीजन को एक्सपोज होती है उतनी अधिक वो एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी के साथ में स्ट्रांग होती है। मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूं कि कौन हमें कैसे इन्वेड कर रहा है। मेरी और आपकी चिंता यह है कि इन तमाम इन्वेजन्स के बीच हमारी इम्यूनिटी ही शिथिल हो गई, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार के नाम के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे उसका निर्माण ही परिवार और समाज के अंतर्गत धीरे 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 खत्म होते 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 बंद होता हुआ नजर आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन से डेफिशिएंट बॉडी, ए बॉडी डिवॉइड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इफ इट इज थ्रोन इनटू एंटीजेंस, इट इज अ पुअरली इक्विप्ड बॉडी। ये मैं आपके सामने एक मेडिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते खड़ा हूं। समाज की बायोलॉजी, परिवार की बायोलॉजी जब तक संस्कार रूपी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की निर्मित की कार्यशाला, पाठशाला और निर्मित का केंद्र नहीं होगी, तब तक हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इम्यूनो सप्रेस्ड थीं और आगे इससे अधिक इम्यूनो शून्य होंगी। इस बात की चिंता को हम और आप करें। Therefore the answer is not outside. उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर हमारे अपने घरों के अंतर्गत है। उत्तर हमारे अपने घरों के अंतर्गत का तात्पर्य केवल घरों में नहीं है, हमारे अपने पास है। जब तक हम और आप अपनी पीढ़ियों के सामने अपने माध्यम से उनके सामने अनुकरणीय चलते बोलते दैनंदिन जीवन के आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वो किसे देखेंगे। जब हम देखने लायक नहीं रह जाते तो किसी और को देखता है, तो उसके किसी और को देखने पर मुझे आक्षेप लेने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। When I do not appear attractive to him, तो then वो किस अट्रैक्शन के साथ चल रहा है, इस पर आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि शायर कहता है कि सावन में प्यासे से कभी जात न पूछो, गर बात पुरानी हो नई बात न पूछो, जो रात हमें दे न सकी अपनी सितारों, फिर हमने गुजारी है कहां रात न पूछो। कौन से अधिकार से हम उससे पूछेंगे, किस बुनियाद के साथ में हम उससे सवाल खड़े करेंगे। मैं अपने दायरों के अंतर्गत, अपने आकर्षणों के अंतर्गत, अपने अनुबंधों के अंतर्गत, अपनी प्रेरणाओं के अंतर्गत, अपने तमाम आच्छादित स्वरों के अंतर्गत अगर मैं उसे आबादित नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर अगर कहीं और से वो आबादित होकर के आ रहा है तो उस पर आंसू बहाने का मेरा क्या अधिकार है। और इसलिए हाउसेस हैव टू बी द प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन। टॉल्स्टॉय कहता है कि आपका घर आपके बच्चे के लिए आकर्षण का केंद्र बने। हम घर को आकर्षित बनाने के लिए कितनी सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। हमारा दीवान खाना कैसा हो, एब्सोल्युटली इंटीरियर डेकोरेशन के नाम के ऊपर में न जाना कितना आकर्षण के सारे प्रारूप हमारे घरों के अंतर्गत मौजूद है। अरे पर इस इंटीरियर डेकोरेशन के साथ उसके इंटीरियर को डेकोरेट करने के लिए हमारे घरों में क्या है, इसकी कहीं ना कहीं चिंता अनिवार्य है। जब तक हम हमारे उस इंटीरियर ऑफ द चाइल्ड को डेकोरेट करने की विधा और उसकी व्यवस्था के बारे में कॉन्शियस नहीं है, हमारे घर डेकोरेटेड हो गए, लेकिन बच्चे के मन के घर को डेकोरेट करने के लिए अब न नानी की कहानी रह गई और न दादी की पोटली रह गई। इस संस्कृति के अंतर्गत एक नानी की कहानियों का दायरा हुआ करता था, घरों के अंतर्गत दादी की एक पोटली रहा करती थी, फैमिली के अंतर्गत एक फैमिली फिजिशियन रहा करता था। ये सारे सामाजिक अनुबंधों के संस्कारों के निर्मित के आधार के केंद्र हुआ करते थे। मामा का एक घर हुआ करता था, मैके की खुशबू हुआ करती थी, चिंतन की शैली हुआ करती थी, बचपन का लावण्य हुआ करता था, माधुर्य का चिंतन हुआ करता था, और मुझे कहने दीजिए मासूमियत की एक ललक को जिंदा रखने का अदब हुआ करता था। अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे और आपके जहन के अंतर्गत सचमुच में एक बच्चा मौजूद है जिसे हमने कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया। जावेद अख्तर के अगर शब्दों में मैं कहूं तो मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यह वास्तविकता है। आज भी जहन के अंतर्गत वो जो भाव है वो जिंदा है। आज भी वो सोंधी मिट्टी की सुगंध बरकरार है। आज भी वो हिचकोले हैं, आज भी वो चिंतन है, परंतु इन सारे चिंतनों पर भौतिकता की ललक ने एक ऐसी अंधी पट्टी लगा दी है। मैं जिंदगी का अगर युधिष्ठिर होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मैं तो मजबूरी की गांधारी हो गया। यही मेरे महाभारत के लॉस का सबसे बड़ा कारण है।
मुझे युधिष्ठिर होने से कोई शिकायत नहीं थी। अगर मैं जन्मांध रहता तो मैंने दृष्टि की कभी कामना नहीं की थी, परंतु मैंने अंधेपन के साथ स्वीकृति के भाव के नाम पर अगर उस अंधेपन के लिए सुंदर सी आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं, समाज के अंतर्गत हमारी आंखों पर लगी हुई पट्टी यह गांधारी की पट्टी है। इसे उतारने का चिंतन का तात्पर्य ही समाज परिवार के अंतर्गत प्रेरणा के स्फुल्लिंग निर्मित हो। बच्चे को यह लगे कि द फर्स्ट आइडियल विच इज बिफोर मी इज माई फादर। कभी आपने सोचा, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की दृष्टि से मैं कहूं, लोग कहते हैं कि आदमी का सबसे पुराना रिश्ता कौन सा है? हम शिक्षण शास्त्री कहते हैं कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, मां पहली टीचर है। क्या कभी इसका आपने कारण सोचा? दुनिया में आप जितने रिश्ते बनाते हैं उन सारे रिश्तों से एक रिश्ता 9 महीने पुराना होता है, जो माँ और बेटे या माँ और बेटी का रिश्ता होता है। इसलिए माँ उसकी पहली टीचर होती है। बेटी का अगर सबसे पहला कोई बॉयफ्रेंड होता है, जिस बॉयफ्रेंड को लेकर के हमारे और आपके मन में कितना आक्रोश है कि कैसा जमाना आ गया, बेटी का सबसे पहला बॉयफ्रेंड, बेटी की जिंदगी में सबसे पहला पुरुष, बेटी को प्रभावित करने वाला सबसे पहला अगर कोई पुरुष है, उसकी जिंदगी का पहला बॉयफ्रेंड उसका अपना पिता है। ये उसका चिंतन हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। और मेरे भाई और बहनों, विरोधाभास, सामाजिक विरोधाभास से हम ग्रसित हैं। हाल ही में अभी एक जेसी के एक नेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का मैं उद्घाटन कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था। एक बच्ची ने खड़े होकर के मुझसे पूछा कि सर, वट एवर यू से वी एग्री, बट आई वुड लाइक टू नो अ पर्सनल थिंग फ्रॉम यू। आपको आपके समय में जब बाल रहे होंगे तो आप बड़े हैंडसम दिखते होंगे। मैंने कहा सर, मैंने कहा क्या तात्पर्य आपका? नहीं, बोले सर आपको गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? मैंने एफिटिकली कहा कि मैंने कहा मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए नहीं कि मेरे पास में चार्म कम था, इसलिए नहीं कि मेरे पास रूप रंग और लावण्य कम था। मेरा अपना एक सवाल था, जिस सवाल का उत्तर मैं आज तक नहीं दे पाया, और इसका उत्तर समाज को देना होगा। मेरा अपना सवाल यह था कि जब तक मैं मेरी बहन के बॉयफ्रेंड को स्वीकार करने का मन नहीं बनाता, तब तक किसी भाई की बहन को गर्लफ्रेंड बनाना यह मेरे लिए कामयाबी का आधार नहीं। मेरे आज तक समझ में नहीं आता कि जिस बच्चे की आप बात करते हैं कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए, उस बच्चे को पूछे कि तेरी बहन उस बॉय की गर्लफ्रेंड है, देखिए उसके परिवार की नाक कैसे कटने लगती है। ये जो दुहमुहापन है, ये जो खाने के दांत और दिखाने के दांत और, जो मेरे लिए निकष कुछ और मेरे द्वारा लगाए जाने वाले निकष कुछ और, ये जो साइजोफ्रीनिया संस्कारों की दुनिया के अंतर्गत हम और आप प्रतिपादित करते हैं मित्रों, ये हमारा दुहमुहापन है। इन सारी वस्तु स्थितियों को लेकर हमारा संवाद आज अपने बच्चों से कम है। हमारे बच्चे हमारे पास में बैठ करके एज इफ हमें उनकी अड़चन ऐसा है कि आप सोच करके देखिए कि आज 90% टीचर्स के क्लास में बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं आज भी कहता हूं, मैं आपको न जाने कितने ऐसे टीचर्स दिखा देता हूं जिनका क्लास करने के लिए बच्चे दौड़ते हैं। अरे बच्चों को जहां टीचर के पढ़ाने से कुछ मिलता है, अरे मधुमक्खी को फूल वही पसंद आएगा जो शहद देगा। उसके बिना मधुमक्खियां इतनी कमजोर नहीं कि अभागे फूलों के ऊपर में जाकर के अपनी मेहनत खर्च करें। हम कहते हैं कि बच्चे घर में होते ही नहीं, हम कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। बच्चों के लिए, अरे बच्चों के लिए बाहर इतना कुछ इसलिए हो गया कि बच्चों के लिए घरों में कुछ रह ही नहीं गया। ये हमारी सबसे बड़ी अड़चन है। अगर हमारे पास आज भी उन्हें अनुबंध के तौर पर बांध कर, और बांधने का तात्पर्य जबरदस्ती से नहीं है, घरों के अंतर्गत बसने वाला संस्कार का आकर्षण, घरों के अंतर्गत बसने वाला आत्मीयता का आकर्षण, घरों के अंतर्गत बसने वाला अनुबंध का आकर्षण, और इसी घर को एक्सटेंडेड फैमिली के नाम पर सामाजिक संवेदनशीलता का चिंतन, यह हमारी धरोहर था, यह हमारा चिंतन था। आप सोच करके देखिए कि वस्तुस्थिति के तकाजों के ऊपर में यह चिंतन खड़े नहीं हुए। बच्चों को हम बताएं, जेलर की एक छोटी सी चिट्ठी मैंने लंदन म्यूजियम के अंतर्गत पढ़ी। कौन सी चिट्ठी है वो अध्यक्ष जी? वो चिट्ठी वो है कि अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल जब सूरज निकलने के पहले चढ़ाए जा रहे थे फांसी पर, उस समय जेलर ने पूछा कि अशफाक उल्लाह तुम्हारी आखिरी इच्छा कुछ हो तो बताओ। अशफाक उल्लाह ने कहा कि मुझे राम प्रसाद बिस्मिल से गले मिलकर के कुछ कहना है, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और उन्होंने क्या कहा, ये उस जेलर ने प्रामाणिकता से एक कागज के टुकड़े पर लिख रखा था,
जो म्यूजियम में लगा हुआ है। क्या कहा था उन्होंने? राम प्रसाद बिस्मिल से गले मिलते हुए राम अशफाक उल्लाह कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, तुम कितने किस्मत के धनी हो, इसलिए मैं तुम्हें धनी मानता हूं कि तुम उस धर्म में पैदा हुए जो धर्म पुनर्जन्म की इजाजत देता है। तुम्हें नया जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, नए जन्म में भी मां भारती के लिए अपने आप को फांसी के बलिदान पर चढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं कितना अभागा हूं कि मेरा धर्म मुझे पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता। इस जन्म के बाद मां भारती के लिए अपना शीश चढ़ाने का, फांसी के फंदे को चूमने का दूसरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मित्रों, ये कथानक है, ये सोच है, ये जज्बा है। जिस देश के अंतर्गत ये जज्बा इस देश ने महसूस किया हो, आज हमें वहां पर चिंता हो। इसीलिए मैं कहता हूं, राष्ट्रीय स्तर पर लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, सामाजिक स्तर पर मुझे क्या लेना देना है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, यह अनुबंधता का अभाव, और परिवार के अंतर्गत हमारी संवेदन शून्यता की शुरुआत मित्रों परिवार से हो रही है, जो समाज में मुखरित हो रही है और जो राष्ट्रीय प्रवाह को प्रभावित कर रही है। इसलिए अगर सारा का सारा पोल्यूशन और पोल्यूटेंट कहां है, ये बाहर नहीं है। पोल्यूशन बाहर है, पर पोल्यूशन को टैकल करने के जो फिल्टर आज तक घरों में मौजूद थे, वो फिल्टर कहां गायब हो गए और हमने उन्हें कैसे गायब हो जाने दिया, ये हमें पता ही नहीं चला। हमारे अपने फिल्टर्स, इट कैन नॉट बी स्टॉल्ड, इट हैज टू बी रिवर्स्ड। हमारी अड़चन ये है कि हम ये मान करके चलते हैं कि छोटे छोटे के अंदर में बदल हो जाएगा ना, देयर हैज टू बी ए रेडिकल कन्वर्टेशन। परिवार यह प्रेरणा स्थल बनने होंगे, हमारी प्रेरणाओं का कारण हमारे परिवार बने, हमारा पिता हमारा रोल मॉडल बनेगा, उस रोल मॉडल के तहत हम आंदोलित होंगे। हमारी माता ये हमारे लिए आकर्षण का कारण, ये हमारी ममता की गोद का केवल और हमें प्रेरणा ही नहीं, हमें प्रोत्साहन देने का प्रयोजन उसकी गोद के माध्यम से मिलेगा। वह गोद इतनी सोज्वल हो कि उस बालक को, उस बच्ची को उस विधा के साथ के अंतर्गत लॉन्चिंग पैड जब हमारे परिवार बनते हैं भावना के, तब समाज को भावना की संभावना अपने आप मिल जाती है। संभावना का तात्पर्य, पॉसिबिलिटी का तात्पर्य अंग्रेजी में संधि विग्रह नहीं है। मैं हिंदी की बात आपको समझा करके बता रहा हूं। संभावना का मतलब क्या है? संभावना का मतलब है समभावना, यह संभावना है। जब परिवार और समाज के बीच संभावना की जुड़ने का मतलब है कि दोनों पे जगह ऑपरेट होने वाली भावनाओं की समानता यह निर्धारित करती है कि परिवार और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ जाएंगे। इसलिए वो दीवारें जो मजबूत होती हुई हमें और आपको नजर आती हैं, मित्रों, इसे तोड़ने के लिए कहीं बाहर के कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं। हमें अपने घर की दीवारों को सुधारने के लिए खुद ही सांस्कारिक जिसे मैं कहता हूं सांस्कृतिक मजदूरी अपने अपने परिवार के अंतर्गत बनने का संकल्प हम करें। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पास कौन सी मोडालिटी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे पास कोई मोडालिटी नहीं है, एक व्यक्तिगत मोडालिटी है। व्यक्तिगत मोडालिटी केवल इतनी है, यह संकल्प का विषय है। परंतु हमारे वेदों के अंतर्गत पुराणों में कहा गया कि संकल्प लेने का किसे अधिकार है। आप किसी भी पूजा पर बैठें तो सबसे पहले आपको संकल्प करना पड़ता है, और जब आप संकल्प करते हैं तब आपको कुश पहनाया जाता है। बिना कुश के कोई संकल्प पूरा नहीं होता। संकल्प की व्याख्या भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य मुनि के साथ चर्चा करते हुए कही थी कि संकल्प क्या है। जिन्हें विकल्पों की तलाश है उन्हें संकल्पों से कहीं कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो संकल्प करने के इच्छुक हैं वो फिर विकल्प नहीं ढूंढते। विकल्पों को ढूंढने का दरवाजा बंद करने का नाम संकल्प है। भाइयों और बहनों, भारतीय जैन संगठन आदरणीय भाई शांतिलाल जी मुथा के द्वारा निर्मित एक ऐसी उदात्त परंपरा का परिवाहक है। भारतीय जैन संगठन आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं, जैन होना ही अपने आप में एक सांस्कृतिक विधा का नाम है, और उस विधा के तहत जिस सांसारिक परंपरा के निर्वहन के चिंतन को आपने अनुष्ठान के रूप में स्वीकृत किया है, विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत हवाएं जब विपरीत चलती हों तो दिए की रोशनी कहां से आवेगी, यह राष्ट्र को चिंता होती है। मैं अत्यंत जिम्मेदारी के तौर पर आपके इस मंच से आपके लिए वो गौरवोद्गार निकालना चाहता हूं कि भारतीय जैन संगठन का यह वैचारिक संदर्भ, विमर्श और औचित्य देश को दिशा देने के लिए एक प्रामाणिक दीपक जलाने का सोज्वल प्रयास है। इसलिए इसे इसी तरीके से एक फानूस बन करके हम और आप चिंतन के रूप में प्रतिपादित करें, ये आपसे निवेदन करते हुए
आपने उस समग्र चिंतन और जिम्मेदारी का बोझ इतने बड़े व्यापक तौर पर संगठन के नाम पर आपने उठाया है। यह केवल जैन समाज की नहीं, यह मानव समाज की सेवा है। यह कहने में मुझे कहीं कोई झिझक नहीं। इसलिए आपके मंच से आपको उद्बोधित करने के लिए मैं नहीं खड़ा। इस पूरे परिमार्जन का स्वरूप मेरे जैसे एक धर्मनिष्ठ आदमी के लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इसलिए तीर्थ यात्री आपके बीच इस पूरे प्रयोजन के अंतर्गत मेरी निश्चित तौर पर सार्वजनिक तीर्थ यात्रा का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कहने में मुझे कहीं कोई अड़चन नहीं। मैंने एक तीर्थ स्थान के ऊपर खड़ा होकर आपसे मन का वह विचार रखा हुआ है मित्रों, जो हमारी और आपकी दैनंदिन समस्या है। आइए हम और आप इससे मिलकर संकल्प के साथ इससे एक नई उजली हुई रास्ते को बनाने का प्रयास करें। उस प्रयास को कितनी सफलता मिलेगी ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं, हम और आप सामान्य लोग हैं, हमारे और आपके दायरे सीमित हैं, हमारी और आपकी क्षमताएं सीमित हैं। इसलिए हम ये मान करके चलें, कई बार लोग चिंतित हो जाते हैं कि हमारे किए से क्या होगा, इतने छोटे से प्रयास से क्या होगा। मैं आपको छोटा सा चिंतन बता करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जंगल था, जंगल में बहुत बड़ी आग लगी। लोग हिसाब लगा रहे थे कि इस आग पर कैसे काबू पाया जाए, कौन सी विधा के साथ इस आग पर काबू लगाई जाए। इतने में लोगों ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसकी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाती थी, आग पर डालती थी, फिर जाती थी, डालती थी। लोगों ने हंस करके उस चिड़िया से पूछा कि चिड़िया रानी, आग इतनी बड़ी है, तुम देख रही हो? उसने कहा हाँ। इसको बुझाने का कोई रास्ता नहीं? बोले हाँ। तुम्हारे इतने छोटे से पानी से आग बुझ जाएगी? बोले ना। बोले फिर तुम ये क्यों कर रही हो? तब उसने उत्तर दिया कि मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं, ये जानते हुए कि कदाचित मेरे इस अल्प से प्रयास से, मेरे चोंच के द्वारा लाए हुए छोटी सी चोंच, उसमें एक बूंद पानी, इससे इतनी बड़ी आग शायद न बुझे। लेकिन मैं तो प्रामाणिकता के साथ इसलिए कर रही हूं कि कल जब लोग इतिहास लिखेंगे तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ये मेरा सारा चिंतन है। इसलिए इस देश के अंतर्गत लगी हुई सारे देश को जलाने वाली भौतिक संस्कृति की जो आग है, उसको बुझाने का प्रामाणिक प्रयास जो उस चिड़िया ने किया था, जिसका नाम इतिहास के अंतर्गत आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा, मुझे कहने दीजिए, मैं अत्यंत मेरी अल्प बुद्धि से आपको उस चिड़िया के समान मानकर आपकी धन्यता का प्रस्ताव यहाँ से रखते हुए आप सभी को ईश्वर इस प्रेरणा को, मुथा जी के इस चिंतन को, इस व्यावहारिक औचित्यपूर्ण प्रयोजन को आप व्यापकता के साथ निभाने की शक्ति आपको ईश्वर दे। भगवान महावीर आप पर वो आशीर्वाद प्रदत्त करते हुए आपके माध्यम से एक काम निरंतर रूप से चलता रहे। इसलिए आप सभी के बीच ये जानते हुए कि अगर मेरे किसी भी उद्बोधन के वाक्य से कहीं पर भी किसी प्रकार की आपकी कोई भी भावना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अगर थोड़ी भी आहत हुई होगी तो वह मेरा उद्देश्य नहीं है। उसके लिए आपसे करबद्ध माफ़ी मांगते हुए, मेरे किसी भी शब्द से अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की हल्की सी भी ठेस लगी होगी तो वह मेरा प्रयोजन नहीं है। मैं उसके लिए करबद्ध आपसे माफ़ी मांगते हुए अपने इस सारे शब्दों को इस बृहत यज्ञ के अंतर्गत मेरी ओर से संविधा की लकड़ी के नाम पर आपके हवाले करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।